हेलो स्टूडेंट्स। उपभोक्ता की बचत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि उपभोक्ता की बचत को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो आलोचनाएं की गई उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उपभोक्ता की बचत का क्या महत्व है, क्यों हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोई भी सिलेबस होता है तो उसमें कंज्यूमर सरप्लस को शामिल किया जाता है। वो इसीलिए शामिल किया जाता है कि उपभोक्ता की बचत की धारणा अपने आप में आलोचना के होते हुए भी बहुत महत्व रखती है। तो देखिए, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है उसका महत्व क्या है। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं, एक देश की दो समय की आर्थिक स्थितियों की तुलना करनी हो तो उसमें उपभोक्ता की बचत की धारणा से हम पता कर सकते हैं कि किस समय क्या स्थिति थी। अगर हमें दो समय में जो अलग 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 शासन व्यवस्था है, मान लीजिए एक में एक्स प्रधानमंत्री था, दूसरे में वाई प्रधानमंत्री था, उन दोनों समय में देश की आर्थिक स्थिति की अगर आपको तुलना करनी हो तो उपभोक्ता की बचत की धारणा से हम कर सकते हैं। यदि एक्स प्रधानमंत्री था तब उपभोक्ता की बचत कम थी और वाई प्रधानमंत्री रहा, उसके शासनकाल और उसकी आर्थिक नीतियों में अगर उपभोक्ता की बचत बढ़ती है तो हम ये बोलेंगे कि उपभोक्ता की दृष्टि से वाई का शासनकाल एक्स के शासनकाल की तुलना में अच्छा रहा। तो कहने का तात्पर्य, एक ही देश में दो अलग अलग समय में अगर हमको आर्थिक स्थितियों की तुलना करनी हो तो उपभोक्ता की बचत की धारणा से बहुत आसानी से हम दोनों समय की आर्थिक स्थितियों की तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें दो देशों की आपस में तुलना करनी हो कि हमारे जो कंडीशंस है वो श्रीलंका की कंडीशंस के से आपस में तुलना करनी हो, भारत के नागरिकों की पाकिस्तान के साथ तुलना करनी हो, भारत के नागरिकों की आर्थिक स्थिति की ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आपस में तुलना करनी हो, तो ये तुलना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं की जाती है, क्योंकि हमें पता ही होता है कि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से बहुत ज्यादा अधिक है। पर अगर हमें आर्थिक स्थिति की तुलना करनी है, हो सकता है उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने के बावजूद वहां इतनी महंगाई हो कि वहां के लोगों का जीवन स्तर उतना अनुकूल नहीं हो जितना कम प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद इंडिया में हो। तो ऐसी स्थिति में दो देशों की आपस में आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए भी उपभोक्ता की बचत का प्रयोग किया जाता है। यदि भारत में उपभोक्ता की बचत ज्यादा होती है अमेरिका की तुलना में तो हम कहेंगे अमेरिका से भारत बेहतर स्थिति में है, और यदि अमेरिका में उपभोक्ता की बचत ज्यादा होती है भारतीयों की तुलना में तो हम कहेंगे कि अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी स्थिति ज्यादा बेटर है। तो कहने का तात्पर्य, दो देशों की अगर आपस में आर्थिक स्थिति की तुलना करनी हो तो दोनों देशों की अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वह पहले से ही हमें पता होती है, उसके माध्यम से हम आर्थिक स्थिति की तुलना नहीं कर सकते। हम उपभोक्ता की बचत के आधार पर ही दोनों देशों की तुलना करते हैं। इसके अलावा देखिए, एक एकाधिकारी अपनी वस्तु का जो मूल्य निर्धारण करता है उस वस्तु के मूल्य निर्धारण में भी उपभोक्ता की बचत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपभोक्ता की बचत के माध्यम से वह देखता है कि मैं वस्तु का इतना मूल्य निर्धारित करूं कि थोड़ा बहुत उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता को मिलती रहे, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर वह मूल्य निर्धारित कर देता है तो वहां उसको असंतोष का भय रहता है, उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु का बायकॉट होने की संभावना रहती है या समाज में विद्रोह की स्थिति हो सकती है। तो उपभोक्ता के द्वारा एक एकाधिकारी है, वह अपनी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करते समय उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखता है और प्राय मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि उसके मूल्य पर उपभोक्ता को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बचत की प्राप्ति होती रहे। इसके अलावा देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश को फायदा है या नुकसान है, इसकी गणना करने के लिए भी उपभोक्ता की बचत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि किसी देश के द्वारा दूसरे देश से वस्तु और सेवाओं का आयात किया जा रहा है और वह आयात करने की वजह से हमारे देश में वस्तु और सेवाएं मान लीजिए सस्ती मिल रही है और सस्ती मिलने की वजह से उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार से देश को फायदा हो रहा है। यदि हमारे द्वारा कोई वस्तु काफी मात्रा में विदेशों में निर्यात कर दी गई, निर्यात करने की वजह से हमारे यहाँ उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, वह वस्तु महंगी मिलने लग जाती है और उस स्थिति में यदि उपभोक्ता की बचत घटने लगती है तो हम बोलते हैं कि देश को विदेश व्यापार से कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है। तो देश को विदेशी व्यापार से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसकी गणना भी प्राय उपभोक्ता की बचत के आधार पर की जाती है। इसके अलावा देखिए, राजस्व में उपभोक्ता की बचत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राजस्व में सरकार किसी वस्तु पर कर लगाती है और या अनुदान देती है, तो उस अनुदान में भी उपभोक्ता की बचत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किस वस्तु पर कर लगाया जाए और किस वस्तु को अनुदान दिया जाए, ये सारा का सारा
जो सरकार डिसाइड करती है वह उपभोक्ता की बचत के आधार पर करती है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि करारोपण में किस किस वस्तु पर, किस प्रकार की वस्तु पर कर लगाया जाना चाहिए और अनुदान देते समय सरकार को किस प्रकार की वस्तु पर अनुदान देना चाहिए। ये सारा भी उपभोक्ता की बचत के आधार पर डिसाइड होता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि उपभोक्ता की बचत भले व्यवहारिक दृष्टि से सैद्धांतिक दृष्टि से भले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, पर व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा सम्मानजनक है। तो हम देखिए राजस्व में करारोपण में देखते हैं 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक लागत समता उद्योग होता है, एक लागत वृद्धि उद्योग होता है और लागत ह्रास उद्योग होता है। तो हम तीनों ही प्रकार में डिस्कस करेंगे कि करारोपण करने से सरकार को क्या फायदा है, उपभोक्ता की बचत में कितना नुकसान है। इसको हम डिस्कस करके हम बताएंगे कि करारोपण किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। पहली देखिए हम समता लागत उद्योग की बात करते हैं। समता लागत उद्योग, इसमें कर लगाए तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये देखिए मान लीजिए फर्स्ट स्थिति ये है, ये उपभोक्ता का डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है और उपभोक्ता को बचत मिलती है ए पी ई, वस्तु का उत्पादन होता है क्यू। पहली स्थिति में उपभोक्ता का मांग वक्र है ए डी, ये इस मांग वक्र पर, मांग वक्र के नीचे का क्षेत्रफल उपभोक्ता की बचत को बताता है। तो पहली स्थिति में उपभोक्ता की बचत हो रही एपीई। अब यदि सरकार कर लगाती है तो वस्तु महंगी हो जाएगी। कर लगाएगी तो वस्तु महंगी हो जाएगी, इसकी कीमत P से P1 हो जाती है और मांग Q से घटकर Q1 हो जाती है। क्लियर? तो कर लगाने से, कर से सरकार को प्राप्ति, सरकार ने P1 कर लगाया, OQ वस्तु बिकी है तो ये E1 और मान लीजिए ये हमने इसको लगा दिया T। अब क्या हुआ देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जो वस्तु थी कीमत थी OP, क्वांटिटी OQ बिकती थी और उपभोक्ता को बचत मिलती थी APE। कर से पूर्व कंज्यूमर सरप्लस APE। ओके, APE। कर से सरकार को पैसा मिला PP1E1T, PP1E1T, ये कर से सरकार को ये पैसा मिला। ओके, क्योंकि देखिए कर लगा तो पहले OQ उत्पादन बिकता था, अब OQ1 ही बिकता है और नया संतुलन यहीं से E1 पर आ गया। तो एक इकाई पर PP1 कर लगा और OQ1 इकाई है, तो कर से जो सरकार को कुल राजस्व प्राप्त होता है ये आ रहा है इतना, कितना, PP1E1E। कर से कंज्यूमर सरप्लस में कमी, कंज्यूमर सरप्लस कर से अब बच गया APE, तो घटा कितना, देखिए अभी पहले था APE, अब हो गया AP1E1, तो कुल जो नुकसान हुआ कंज्यूमर सरप्लस का वो हुआ PP1E1E। ओके, तो यहां देखिए नेट लॉस, नेट डेड लॉस क्या हुआ, कर से सरकार कंज्यूमर सरप्लस में कमी माइनस सरकार क्या है, कंज्यूमर सरप्लस घटा PP1E1E और सरकार को आय प्राप्त हुई PP1E1T। तो देखिए कर से सरकार को यह प्राप्त होती है, कंज्यूमर सरप्लस इतना घटता है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो नेट वेट लॉस्ट है। ये न तो सरकार की जेब में गया न कंज्यूमर की सरप्लस में, इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस्ट। तो ये मिला E1 E और T। तो यहां क्या हो रहा है, करारोपण से सरकार को जितनी आय प्राप्त हो रही है उससे कंज्यूमर का लॉस ज्यादा है, अतः समता लागत उद्योग पर कर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कर लगाने से नुकसान होता है, ये देखिए करारोपण से हम बता सकते हैं। दूसरी चीज देखिए वर्धमान लागत उद्योग को देखते हैं, फिर ह्रासमान लागत उद्योग को भी देखते हैं। तो पहली चीज क्या हुई, कर समता लागत उद्योग नहीं लगाना है, पहली चीज के लिए। दूसरी देखिए हम करेंगे लागत वृद्धि उद्योग, जिसमें उत्पादन करने से लागत बढ़ रही, लागत वृद्धि उद्योग, इस पर कर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए ये डिमांड कर रहे हैं और लागत फर्स्ट है ये S,
पूरा पहले उत्पादन हो रहा है OQ, कीमत ली जा रही है OP, और कंज्यूमर सरप्लस है AEP, कर से पूर्व कंज्यूमर सरप्लस APE। अब सरकार मान लीजिए इस पे PSS कर लगाती है, ये कर लगा दिया सरकार। तो पहले उत्पादन था OQ, अब उत्पादन हो गया OQ1, और कर लगाने से सरकार को, जो देखो ये बिंदु आया E1 आया संतुलन, और कर लगाने से सरकार को इतनी प्राप्ति हो रही है, ये P, ये P1, ये P0 और ये E0 और ये T बिंदु। तो देखिए कर लगाया तो सरकार को एक इकाई पर E1 E0 का फायदा है, P0 P1। कर से सरकार को आए, सरकार को आए हुई P0 E0 E1 E1, P0 E0 E1 P1। ये देखिए कर लगा तो उत्पादन पहले OQ था, अब OQ1 हो गया, तो कर से सरकार को यह प्राप्त आई। और कंज्यूमर सरप्लस घटा, कर से कंज्यूमर सरप्लस में कमी, कंज्यूमर सरप्लस में कमी हुई ये वाली PE P1 E1, P1 E1 PE। यानी देखिए अब कंज्यूमर सरप्लस ये है, पहले ये था, तो ये कर कंज्यूमर सरप्लस घटा और सरकार को आई इतनी प्राप्त हुई। अब देखिए सर ये हमारा एक्स्ट्रा घटा, पर सरकार को ये एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, जितना हमको घटा उससे ज्यादा सरकार को ये मिला। ये वाला हिस्सा देखिए, ये तो हमारा एक्स्ट्रा घटा, ये सरकार को ज्यादा मिला। तो देखिए कर से सरकारी आय ज्यादा होती है, कंज्यूमर सरप्लस में कमी। जितनी सरकार, कंज्यूमर सरप्लस तो हमारा इतना सा घटा, पर सरकार को आय ज्यादा प्राप्त हुई, ये वाला हिस्सा गया तो ये इतना आ गया, तो भी सरकार को इससे मिल रहा है। तो लागत वृद्धि उद्योग है, तो लागत वृद्धि उद्योग को कर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना कंज्यूमर सरप्लस का नुकसान होता है उससे सरकार को ज्यादा आय की प्राप्ति होती है। तो वर्धमान लागत उद्योग में कर लगाना चाहिए। तो हम लिख देते हैं वर्धमान लागत उद्योग, इसमें कर लगना चाहिए, क्योंकि देखिए कंज्यूमर सरप्लस इतना घटा और सरकार की आय ज्यादा प्राप्त हुई। ये वाला हिस्सा मान लीजिए इतना इतना ये है, ये इसके बराबर है, तो भी सरकार को कुछ मिलेगा। तो ऐसे उद्योग पर कर लगाना चाहिए। अब तीसरी बात हम करते हैं, लागत हास उद्योग पर कर लगाएं कि नहीं लगाएं, उसकी बात करते हैं। थर्ड बात देखिए, लागत हास उद्योग। देखिए अब पहली स्थिति देखिए, ये उपभोक्ता का डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर रहे हैं कि क्वांटिटी OQ है, संतुलन बिंदु E है और कीमत है P। पहले उपभोक्ता की बचत है, कर से पूर्व कंज्यूमर सरप्लस मिलता है APE। अब मान लीजिए सरकार इस पर कर लगा देती है, कर लगा देती है तो बचत, ये सप्लाई कर रही आ गया इधर S', अब उत्पादन होता है Q'। तो सरकार को कर से प्राप्त आय होती है, ये देखिए ये P1 P2 E1 E0 और T। तो देखिए कर लगा, पहले कर से पहले हमारा APE, अब कर के बाद AP2 E1, कर के बाद कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, ये बचा देखो, क्योंकि अब उत्पादन कम हो गया। उत्पादन पहले OQ था, अभी उत्पादन OQ1 हो गया, नया संतुलन ये हो गया। तो कर के बाद बचा AP2 E1। तो कंज्यूमर सरप्लस में कमी, कंज्यूमर सरप्लस में कमी हुई PP2 E1 E, PE E1 P2। सरकार को आए
कर से सरकार को आय, कर से सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई, ये देखिए 1 इकाई पर P1 P2, तो सरकार को कुल ये प्राप्त हुई P1 P2 E1 E0। तो सरकार को आय हुई P1 P2 E1 E0। अब देखिए E1 P2 ये ज्यादा है P1 P2 E1 E0 से, कंज्यूमर सरप्लस में कमी ज्यादा है सरकारी आय से। कैसे, देखो सरकार को तो यही आय प्राप्त हुई, कौन सी वाली, ये वाली, ये सरकार की आय, और कंज्यूमर सरप्लस इतना घटा, तो कुल मिला के ये एक्स्ट्रा घट गया, कौन सा वाला, ये वाला, कंज्यूमर सरप्लस में ये इतना वाला ज्यादा गया, क्योंकि इतना कंज्यूमर सरप्लस गया, उसमें से इतना तो सरकार को मिल गया, जैसे ये प्लस प्लस वाला है ना, ये तो सरकार को मिल गया, पर ये पूरा का पूरा जो है हिस्सा वो कंज्यूमर सरप्लस का, ये वाला जो हिस्सा है ये ज्यादा कंज्यूमर का नुकसान हो गया, हम कहेंगे। ये जो तीर का निशान दिख रहा है आपको, ये तीर का निशान का ज्यादा नुकसान हो गया, अतः ऐसे उद्योग पर कर नहीं लगाना चाहिए। तो हासमान लागत उद्योग, कर नहीं लगाना चाहिए। ये देखो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये एक्स्ट्रा लग गया, कुल कंज्यूमर सरप्लस इतना नुकसान हुआ, सरकार को इतना प्राप्त हुआ, तो इससे हम बता सकते हैं कि हासमान लागत वाले उद्योग पर कर नहीं लगना चाहिए। अब हम अनुदान की भी बात कर लेते हैं, तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। करारोपण के बाद हम अनुदान की बात करते हैं। अनुदान, किन उद्योगों को अनुदान देना चाहिए और किन उद्योगों को अनुदान नहीं देना चाहिए। पहला देखिए, लागत समता उद्योग, इसको अनुदान दे या नहीं दे, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। लागत समता उद्योग है, तो देखिए स्टार्टिंग, ये डिमांड, ये सप्लाई, APEQ, कंज्यूमर सरप्लस पूर्व में हमारा था APE। अब सरकार इसको अनुदान देती है, ये यहां आ गया, उत्पादन बढ़कर Q2 हो गया, उत्पादन Q से Q1 हो गया, और नया संतुलन हो गया E1। तो देखिए अनुदान के बाद कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया, ये हो गया P0, तो P0 E1, तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा P0 E1, सरकारी अनुदान 1 इकाई पर इतना अनुदान दिया, कुल OQ1 इकाई बनी, तो ये अनुदान होगा, या T ले लेते हैं, तो अनुदान हुआ P0 E1T, यानी सरकार को ये अनुदान देना पड़ा, कौन सा वाला, ये वाला, और इसमें से ये मिल गया, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए ये वाला हिस्सा फालतू गया, ये वाला हिस्सा फालतू गया, तो सरकारी अनुदान P0 E1T ज्यादा है P0 PE1, तो अतः ऐसे उद्योग में ये सरकार को ज्यादा लग रहा है, जितना सरकार ने दिया उसमें से इतना कंज्यूमर की जेब में गया, पर ये फालतू लग गया, तो ऐसे उद्योग को अनुदान नहीं देना चाहिए। ये कर, ये अनुदान नहीं देना चाहिए। तो लागत समता उद्योग को अनुदान नहीं देना चाहिए, क्लियर हो गया। एक और डिस्कस करते हैं, वर्तमान लागत उद्योग, वर्तमान लागत उद्योग, ऐसे को अनुदान देंगे तो फायदा हुआ, तो नुकसान होगा, देखेंगे। ये डिमांड, ये वर्तमान लागत उद्योग सप्लाई, पूर्व में Q उत्पादन हो रहा है, कीमत P है, संतुलन E है A, तो कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है APE। अब यदि सरकार इसको अनुदान देती है,
अनुदान देगी तो उत्पादन बढ़ेगा। अनुदान देगी सरकार यदि ऐसे उद्योग को, तो उत्पादन बढ़कर ये हो गया एस देश, और उत्पादन Q से बढ़कर क्या हो गया, Q1 हो गया। नया संतुलन हो गया E1, और सरकार को कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा PP0E। कंज्यूमर सरप्लस बाद में हो गया AP0E1। AP0E1 कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि। कंज्यूमर सरप्लस कितना बढ़ा, ये बढ़ा PP0E1। PP0E1 सरकार को अब कुल कितना लगा, देखो इतना लगा। सरकार को एक इकाई पर इतना देना पड़ा, तो टोटल सरकार को इतना देना पड़ा, ये वाला, ये अनुदान देना पड़ा सरकार। तो सरकारी अनुदान हुआ P0-E0। सरकारी अनुदान PP0-EE0। तो अनुदान ज्यादा है, CS में वृद्धि। तो जो लागत, वर्तमान लागत उद्योग है, ऐसे को सरकार को अनुदान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको और ज्यादा नुकसान होगा। तो वर्तमान लागत उद्योग को सरकार को अनुदान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहां जितना सरकार को देना पड़ रहा है, देखिए सरकार को इतना देना पड़ रहा है और कंज्यूमर सरप्लस इतना ही बढ़ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जा रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा, ये। तीसरी चीज देखते हैं, ह्रासमान लागत उद्योग की क्या स्थिति है। लास्ट स्थिति हम देखते हैं, ह्रासमान लागत उद्योग। तो इसमें देखेंगे, ये डिमांड कर रहे, ये सप्लाई कर रहे। स्टार्टिंग में क्वांटिटी होती है Q1, संतुलन होता है E, कीमत होती है P, AP। कंज्यूमर सरप्लस होता है पहले APE। अब सरकार इसको अनुदान देती है, तो प्रोडक्शन हो जाता है इतना, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है इतना, P से P0E0। कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है AP0E0। कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि हो जाती है PP0E0E। PP0E0E। अनुदान सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान लागत है, तो अनुदान देना पड़ता है इतना सा। ये दूसरा एस, ये पहला एस। सरकार को इतना अनुदान देना पड़ता है। अनुदान देना पड़ा P0E0। तो PP0E0E इज ग्रेटर देन P-E-P0E0। यानी सरकार को जितना अनुदान देना पड़ा, उससे कंज्यूमर सरप्लस इसमें ज्यादा बढ़ा। सरकार को तो इतना ही अनुदान देना पड़ा और कंज्यूमर सरप्लस इतना बढ़ा। अतः ह्रासमान लागत उद्योग को अनुदान देना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, हमने इस वीडियो में यह जाना कि अगर लागत, वर्तमान लागत उद्योग है, तो सरकार को उस पर करारोपण करना चाहिए। पर यदि ह्रासमान लागत उद्योग है, तो सरकार को वर्तमान लागत उद्योग पर तो करारोपण करना चाहिए और ह्रासमान लागत उद्योग को अनुदान देना चाहिए। तो सरकार को किस उद्योग को कर लगाना चाहिए, किस उद्योग को अनुदान देना चाहिए, इसका निर्धारण भी हम उपभोक्ता की बचत के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि उपभोक्ता की बचत का क्या महत्व है, किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत से हम एक देश की दो समय की विभिन्न आर्थिक स्थितियों की तुलना कर सकते हैं, दो देशों की आर्थिक स्थितियों की आपस में तुलना कर सकते हैं, विदेशी व्यापार से हमको फायदा है या नुकसान है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एकाधिकारी जो है वो अपना मूल्य भी निर्धारित कर सकता है। साथ ही हम राजस्व में भी जो उपभोक्ता की बचत है, इसकी अवधारणा का बहुत प्रयोग कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि सरकार को किस प्रकार के उद्योग को अनुदान देना चाहिए,
और किस प्रकार का उद्योग है उस पर करारोपण करना चाहिए। हमने बहुत विस्तृत डिस्कस किया कि वर्तमान लागत उद्योग है उस पर सरकार को करारोपण करना चाहिए और ह्रासमान लागत उद्योग है उसको सरकार को अनुदान देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि उपभोक्ता की बचत की धारणा का कितना व्यवहारिक महत्व है। सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें उपभोक्ता की बचत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। धन्यवाद।